नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी होंगे सभी अच्छे होंगे, कुशल से होंगे। ठीक है ना। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सौर मंडल एवं पृथ्वी से संबंधित ये सेकंड पार्ट अब देखेंगे। ठीक है ना। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका देख चुके हैं, सौर मंडल और पृथ्वी से संबंधित। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है या पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी ज़रूर जाकर देख लीजिए। ठीक है ना। और इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से भी इसको निकाल कर देख सकते हैं। और देखिए, अब मैं बता देता हूँ भाई, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आपके सामने है। आज हम देखने वाले हैं ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या है, पार्थिव ग्रह क्या है, जोवियन ग्रह क्या होते हैं, बोना ग्रह क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या है, धूमकेतु तारा क्या है, उल्कापिंड क्या है। तो आज इतने सारे टॉपिक जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। और इनसे क्वेश्चंस परीक्षा में बिल्कुल बनता है, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से इसको अच्छे से देखें आप। ठीक है ना। और लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहें। चलिए, इसके बाद देखिए हम शुरू कर देते हैं अपना टॉपिक। जो देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ग्रह के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए ग्रह को चालू करें। इससे पहले मैं थोड़ा ये वीडियो को छोटा साइज कर देता हूँ, इसका जो शो हो रहा है आपको। देखिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रह की। तो ग्रह की जब बात करें तो ग्रह क्या होता है, आप सभी ने सुना है ग्रह 8 ग्रह होते हैं। वैसे तो हम जानते हैं 8 ग्रह, 9 ग्रह हुआ करते थे पहले। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, लाओ इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, वे खगोलीय पिंड जिनका अपना स्वयं का ना तो ऊष्मा होती, ना ही प्रकाश होता, ना ही ताप होता। ठीक है ना। तो वो ग्रह कहलाते हैं, या सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। ठीक, ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। देखिए, इनके ऊपर जो ग्रह होते हैं इनका ना तो स्वयं का प्रकाश होता, ना ही स्वयं का ऊष्मा होती, ना ही इनका खुद का ताप होता। इनके ऊपर जो ऊष्मा आती है वो किससे आती है? सूर्य से आती है। तो ये सूर्य का जो प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है उसको ये परावर्तित कर देते हैं। ठीक है ना। और अब बात कर रहे थे कि आगे, तो इसमें आगे दिखाई दे रहा है आपको कि ये एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर काटते हैं, जिन्हें हम कक्षा कहते हैं। ठीक है ना। और ये दीर्घ कक्षा यानी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में ये कक्षाओं में राउंड लगाते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो ग्रह जो होते हैं ये जब कक्षा में राउंड लगाते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर जब ये परिक्रमा करते हैं तो दीर्घ वृत्ताकार इनका मार्ग हो जाता है। ठीक है ना। तो छोटी सी बात थी भाई, ग्रह क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर राउंड लगाने वाले होते हैं। साथ में 8 ग्रह हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। यम भी था पहले, तो उसको लेकर हटा दिया गया है। अब वो क्यों हटा, क्या कारण, अभी अपना आगे बढ़ने वाले हैं उसके लिए। ठीक है ना। अब इसके बाद बात करेंगे हम घूर्णन काल। घूर्णन काल क्या होता है? कुछ ऐसे 2-4 शब्द हम ऐसे देखने वाले हैं इसमें, जो जिन नहीं जानते हो कुछ लोग, तो उनको भी जानने के लिए मौका मिल जाए, वो भी जान सके इसको। ठीक है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर घूर्णन काल की बात करेंगे। तो ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं। एक घुमाव यानी घूर्णन को पूरा करने में लगे समय को हम क्या कहते हैं? घूर्णन काल कहते हैं। देखिए, जो ग्रह होता है, ग्रह एक तो पहले तो परिक्रमा कर रहा है पूरे, जो सूर्य है उसकी परिक्रमा तो कर ही रहा है, तो वो तो परिक्रमण काल हो जाता है उससे तो। लेकिन घूर्णन काल का मतलब होता है कि जो ग्रह है वो अपने अक्ष पर स्वतः ही घूम रहा है। ठीक है ना। तो उसके खुद के घूमने की जो क्रिया है उसी को हम घुमाव कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और जितने समय में पूरा घूम जाता है, इस पृथ्वी 24 घंटे पूरी घूम जाती है, तो उसको हम उसका घूर्णन काल कह देते हैं। तो इस तरह से तो ये घूर्णन काल हो गया। अब बात करेंगे हम ग्रह की। तो देखिए, ग्रह तो पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद देखिए अब देखेंगे परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल में क्या है देखिए। तो परिक्रमण काल, ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए सूर्य के चारों तरफ घूमते भी हैं। सूर्य का एक चक्कर करने में लगे समय को परिक्रमण काल कहते हैं। यानी कि ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन तो करते ही हैं, साथ में अक्ष पे घूर्णन करते करते वो सूर्य की परिक्रमा भी कर रहे हैं। तो जितने समय में वो सूर्य की परिक्रमा कर लेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब बात करेंगे हम उपग्रह की। तो उपग्रह क्या है? तो उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड होता है जिनकी अपनी ऊष्मा, ताप और प्रकाश नहीं होता है। तो ये भी ग्रह जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका भी ताप और वगैरह सब नहीं होगा। ठीक है ना। प्रकाश नहीं होगा, ताप नहीं होगी, ऊष्मा नहीं होगी। और जो ग्रहों के चक्कर काटते हैं, अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, उपग्रह क्या है? जो ग्रह के चक्कर लगाएगा चारों तरफ। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों तरफ राउंड लगाता है, इन्हें हम चंद्रमा भी कहते हैं। जो उपग्रह होते हैं इनको चंद्रमा भी कह देते हैं। ठीक है ना। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बात करें तो देखिए, ग्रहों को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो ग्रह हैं अपने, उनको 2 भागों में बांटा है। तो अब देखिए कौन कौन से भाग हैं, ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल। अब इन 2 भागों में पहला आपको दिखाई दे रहा है आंतरिक, या फिर आप इसको पार्थिव ग्रह भी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि बाह्य बृहस्पतीय या फिर जोवियन ग्रह। ठीक है। मुख्य रूप से इनका पार्थिव और जोवियन ग्रह नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। अब इसमें क्या है वो देखिए आप। तो
पहला पॉइंट जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सूर्य के निकट होते हैं, यानी जो पार्थिव ग्रह वो कैसे हैं, एक तो सूर्य के निकट होंगे, ठीक है ना, और जो जोवियन ग्रह हैं वो क्या होते हैं, सूर्य से थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है, दूरी ज़्यादा होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा दिखाई दे रहा है आपको कि ये भारी पदार्थों से बने होते हैं, यानी जो पार्थिव ग्रह हैं या आंतरिक ग्रह हैं ये चट्टानों से या फिर भारी पदार्थों से बने होते हैं, चट्टानी मिट्टी बहुत ज़्यादा इन पर पाई जाती है, ठीक है ना। और जो जोवियन ग्रह या बृहस्पति ग्रह जो है ये क्या है, ये हल्के पदार्थों से बने होते हैं, यानी गैस के पिंड होते हैं, एक तरह से गैस का जो है ना चारों तरफ इनके ऊपर वातावरण बहुत होता है, ठीक है ना, तो गैस के पिंड रहते हैं। इसके बाद सॉरी, ये सारे पृथ्वी सदृश हैं इसलिए पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। देखिए ये इनका मेन पॉइंट है कि जो पार्थिव ग्रह होते हैं वो पृथ्वी के जैसे दिखाई देते हैं बिल्कुल, ठीक है ना, जैसा पृथ्वी पर वातावरण है उस तरह का थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिलता है, तो पृथ्वी जैसे लगते हैं इसलिए पार्थिव ग्रह हैं। और जो बृहस्पति जैसे लगते हैं देखने में वो ग्रहों को हम कहते हैं जोवियन ग्रह या फिर बृहस्पति ग्रह या फिर बाहम ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करें तो ये ग्रह कौन कौन से पार्थिव ग्रह, तो शुरू के जो 4 होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल शुरू के 4 हैं ये, तो ये होते हैं सभी पार्थिव। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बृहस्पति जैसे लगते हैं देखने में, इसलिए ये सभी हैं जोवियन ग्रह या बृहस्पति ग्रह, ठीक है ना, तो ये चारों हैं, ठीक। धूल के कण, धूल या मिट्टी वगैरह जो होती है चट्टानों से बने हुए भारी पदार्थों से बने हुए पदार्थ कौन से हैं, पिंड कौन से हैं, पार्थिव ग्रह हैं, ठीक है। और जो गैस के जो पिंड होते हैं एक तरह से वो जोवियन ग्रह हैं, तो ये बात आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए अब यहाँ पे कुछ ग्रहों के बारे में, कुछ इनके घूर्णन काल, परिक्रमण काल, उपग्रहों की संख्या और इनकी विशेषताओं से संबंधित कुछ छोटी मोटी बातें और इसमें दी गई हैं, तो हम उनको भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है देखिए बुध, तो बुध की क्या बात है, देखिए आप वो देखिए, बुध को इंग्लिश में कहते हैं सर, सबसे पहले ध्यान रखिए मरकरी, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे मरकरी। और इसका जो परिक्रमण काल होता है, यानी सूर्य का ये चारों तरफ जो राउंड लगा लेता है वो 88 दिन में परिक्रमण कर लेता है, यानी बुध जो होता है सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है और अपने ही अक्ष पर घूम जाता है 59 दिनों के अंदर, यानी 59 डेज में ये क्या करता है, अपने ही अक्ष पर परिक्रमा कर लेता है, ठीक, घूर्णन कर लेता है, ठीक। जैसे कि पृथ्वी है वो तो 24 घंटे में घूम जाती है पूरी, उसका घूर्णन काल 24 घंटे का होता है, ऐसे ही बुध का घूर्णन काल कितना है, 59 दिन का है, ठीक है। और पूरा परिक्रमा सूर्य का वो 88 दिन में हो जाता है। अगर उपग्रह की बात करें तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। और विशेषताएं देखें तो वायुमंडल का यहाँ पे अभाव होता है, ठीक है, वायुमंडल का अभाव का मतलब यहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता क्योंकि सूर्य के बहुत ज़्यादा करीब है, तो वायुमंडल वहाँ बन नहीं पाता है, ठीक है ना। पारा की अत्यधिक उपलब्धता होती है, यहाँ पे जो पारा धातु होती है, यानी मरकरी जो धातु है पारा, वो धातु की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये कुछ छोटी बात थी, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे देखिए अगले पॉइंट की, यानी शुक्र की। तो शुक्र के लिए क्या दिया है, देखिए शुक्र को इंग्लिश में कहेंगे सबसे पहले तो वीनस, ये नाम आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में कहते हैं वीनस। और जो परिक्रमण काल है वो होता है 255 दिन का, यानी सूर्य की परिक्रमा करेगा ये 55 दिन में, 255 दिन में। और जो घूर्णन काल है यानी अपने ही अक्ष पर घूर्णन कर लेगा तो वो हो जाएगा 243 दिन में पूरा, यानी बहुत स्लो गति से घूमता है शुक्र ग्रह, ठीक है ना। अब इसके बाद बात करें भाई उपग्रह की संख्या, तो बुध का भी उपग्रह नहीं था और शुक्र का भी कोई भी उपग्रह यानी कोई भी चंद्रमा नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं की, तो विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए तो जो शुक्र है ये सबसे चमकीला क्या है, एक तो चमकीला तारा है, सबसे अधिक चमकीला तारा अगर पूछा जाए परीक्षा में तो क्या है, शुक्र है, ठीक है। और सबसे अधिक गर्म ग्रह भी यही कहलाता है, सबसे अधिक गर्म ग्रह भी क्या कहलाता है, शुक्र ही कहलाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर बुध जो है गर्म होना चाहिए वैसे तो, लेकिन बुध क्या है सबसे पास तो है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह जो कहलाता है वो कहलाता है अपना क्या, शुक्र, ठीक है ना। सबसे अधिक चमकीला भी है और सबसे अधिक गर्म ग्रह भी कहलाता है शुक्र। इसके बाद भोर और सांझ का तारा किसको कहते हैं, या फिर संध्या का तारा किस कहा जाता है इसी को, शुक्र को, ठीक है ना। शुक्र को हम भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है, जो शुक्र होता है इसको पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर ये क्या करता है, घूर्णन करता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। जो शुक्र ग्रह है ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पृथ्वी के जब चारों ओर ये परिक्रमण करता है तो पूरब से पश्चिम की ओर ये घूमता है। और बाकी जो ग्रह होते हैं, अरुण भी एक ऐसा है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, बाकी लगभग सभी ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर ही परिक्रमा करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली थी। इसके बाद आगे बात करेंगे देखिए पृथ्वी की। तो
तो अब पृथ्वी के बारे में क्या क्या विशेष बातें हैं वो देख लीजिए। तो पृथ्वी को सबसे पहले इंग्लिश में कहते हैं अर्थ, और 365 दिन में इसका पूरा साल का जो है, पूरा एक साल में लगभग 365 दिन में इसका परिक्रमण पूरा हो जाता है ना। और ये एक अपने अक्ष पर एक दिन में पूरी घूम जाती है, यानी 24 घंटे में अपना जो घूर्णन होता है इसका वो हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। और जो इसका उपग्रह है वो एक है, इसकी संख्या, उपग्रह की संख्या क्या है, एक, ठीक। साथ में वायुमंडल अगर देखें तो इस पर वायुमंडल होता है, और नीला ग्रह भी इसको हम कहते हैं। तो ये इसकी खास बात है कि नीला ग्रह भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अब बात करेंगे मंगल की। तो मंगल को हम इंग्लिश में कहते हैं मार्स, ठीक। और 687 दिन में ये पूरा सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, साथ में एक दिन में ये अपने अक्ष पर भी घूम जाता है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह इसकी परिक्रमा होती है, ठीक है ना। लगभग परिक्रमा सूर्य की दुगने टाइम में करता है, लेकिन अपने अक्ष पर बिल्कुल सूर्य की तरह यानी पृथ्वी की तरह ही पूरा घूर्णन कर लेता है, ठीक है ना। और अब अगर इसके हम उपग्रह की बात करें तो उपग्रह की संख्या है 2, यानी मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है, ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिए कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस, ठीक है ना। और अब लाल ग्रह भी इसको कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है, इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है मंगल के लिए, ठीक है ना। और अब आगे हम बात करें तो बृहस्पति की, यानी इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर इसको। और ये लगभग 12 साल में क्या कर लेता है, सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, यानी परिक्रमण काल क्या है 12 साल, और 10 घंटे में अपने ही अक्ष पर ये घूर्णन कर लेता है पूरा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है और 10 घंटे में पूरा घूम जाता है ये, ठीक है ना। इसके अगर उपग्रह की संख्या की बात की जाए तो उपग्रह की संख्या कितनी, 67, यानी 67 क्या है इसके उपग्रह हैं, ठीक है। सैटेलाइट इसके कितने हैं, 67 है, यानी इसके जो चंद्रमा है वो 67 है। और अब बात करें इसकी विशेषता की तो लघु सौर तंत्र भी इसको कहते हैं, लघु सौर तंत्र भी कहते हैं इसको। इसके चारों तरफ धुंधले बले पाए जाते हैं, आसानी से देखा जा सकता है ये। इसका जो चारों तरफ का वातावरण होता है वो धुंधले बले से पाए जाते हैं। बले मतलब जैसे मान ली ये है अपना ग्रह, इसके चारों तरफ इस तरह से गोलाकार ऐसे निशान से पाए जाते हैं ऐसे, ठीक है ना, चारों तरफ से। तो ये ऐसे बले पाए जाते हैं, आसानी से देखा भी जा सकता है ये, ठीक। अब बात करेंगे हम शनि की। तो शनि को कहते हैं इंग्लिश में हम सैटर्न बोलते हैं, ठीक है ना, सैटर्न इसको हम कहते हैं। और सैटर्न कहते हैं तो देखिए अब इसकी बात करें तो भाई ये जो 29 साल 5 महीने 29 साल 5 महीने में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, और 10 घंटे 40 मिनट में लगभग अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर लेता है। अगर इसके उपग्रह की संख्या पूछी जाए तो 62 उपग्रह होते हैं, और इसकी विशेषता देखी जाए तो पीले तारे की तरह दिखाई देता है। भाई शनि कैसा दिखता है, पीले तारे की तरह दिखाई देगा। इसके चारों तरफ 7 बले पाए जाते हैं, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, IMP कोई पॉइंट है इसका, ये बात ध्यान रखिएगा आप कि 7 बले पाए जाते हैं। 7 बले मतलब ये मान लीजिए ग्रह है शनि ग्रह, इस पे इस तरह से 7 ग्रह देखने को मिलेंगे आपको इस तरह से, ठीक है ना, इसके चारों तरफ 7 बले पाए जाते हैं। इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यहाँ पे जो घनत्व होता है इसका शनि ग्रह का, ये पानी के घनत्व से भी क्या होता है, कम। ये बात भी ध्यान रखने वाली है, ठीक है। चलिए इसके बाद अभी 2 ग्रह और बचे, अरुण और वरुण। तो अरुण और वरुण की बात करें, देखिए अरुण को कहते हैं इंग्लिश में यूरेनस, और इसका जो परिक्रमण काल है वो है 84 साल का। ये देखिए पॉइंट इतने अच्छे हैं और यानी मतलब इतने इंपॉर्टेंट हैं कि भाई परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल बनना ही बनना है, ऐसा बिल्कुल पूरी फुल संभावना आपको मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसी बिल्कुल पूरी संभावना है कि भाई यहाँ से तो बनेगा ही बनेगा 100%, ठीक है ना, एक प्रश्न। तो देखिए 84 साल, अब परिक्रमण काल क्या 84 साल हो गया। अब घूर्णन काल की बात करें तो घूर्णन काल 17 घंटे 14 मिनट, यानी 17 घंटे 14 मिनट में ये घूर्णन कर लेता है अपने अक्ष पर अरुण, ठीक है ना। इसके उपग्रह की संख्या की बात करें तो 27 हैं उपग्रह इसके, और इसकी विशेषता देखें तो 13 बले पाए जाते हैं इस ग्रह के चारों तरफ। शनि पे कितने पाए जाते हैं, 7 बले पाए जाते हैं, और इसके चारों ओर 13 बले पाए जाएंगे इस तरह से, जो कि अभी हमने देखा था, ठीक है ना। और ये जो परिक्रमा करता है ये करता है पूरब से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है, ठीक। ये जो घूर्णन करता है वो कैसा करता है, पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है, ठीक है ना। बाकी सभी ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन जो अपना ये पूर्व से पश्चिम की ओर करता है घूर्णन, तो ये कौन करता है, अरुण करता है। और इसके अलावा हमने एक और देखा था, अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमने एक और देखा है, पूरब से पश्चिम की तरफ अरुण भी घूमता है, और साथ में पूरब से पश्चिम की तरफ शुक्र भी परिक्रमा करता है, ठीक है ना। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले 2 ही होते हैं, शुक्र और अरुण, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब ग्रह एवं उपग्रह संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो ये बातें अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, यानी सूर्य से अगर दूरी देखी जाए ग्रह की तो उसमें किस तरह का क्रम चलता है। सबसे पहले रहेगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। शुरू के चारों को पार्थिव ग्रह और बाद के चारों को
जोबियन ग्रह कहते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली हो गई। अब देखिए इसके बाद बात करेंगे हम आकार के अनुसार ग्रहों की अवरोही क्रम की, ठीक है ना। अवरोही मतलब होता है घटता हुआ क्रम और आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है ना। तो अवरोही क्रम में देख लेते हैं आकार के अनुसार। सबसे बड़ा होता है भाई बृहस्पति, ये बात ध्यान रखिए। सबसे छोटा होता है बुध। और अगर सही तरीके से क्रम से देखें तो बृहस्पति के बाद आता है शनि, फिर आता है अरुण, फिर आता है वरुण, ठीक है। और फिर देखें तो फिर पृथ्वी का नंबर आता है, 5वें नंबर पर रहती है पृथ्वी। फिर उसके बाद आता है कौन, शुक्र। ये सबसे छोटे छोटे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के बाद शुक्र आ गया, शुक्र से छोटा होता है मंगल, और मंगल से सबसे छोटा हो गया फिर बुध, ठीक है। तो ये हमें बात ध्यान रखने वाली हो गई यहाँ से। अब इसके बाद हम देखिए और कुछ इससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे पॉइंट और देख लेते हैं। सबसे कम परिक्रमण काल किसका होता है, बुध का। यानी सबसे कम परिक्रमणों का मतलब होता है सबसे जल्दी कर लेता है परिक्रमण, ठीक है, 88 दिन में पूरी कर लेता है। सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल किसका है, वरुण का। भाई वरुण बहुत दूर है सूर्य से, इसलिए ज़्यादा समय लगता है इसको परिक्रमण करने में, ठीक है ना। 29 साल का समय लग जाता है लगभग। इसके बाद सबसे ज़्यादा घूर्णन काल किसका है, शुक्र का। तो सबसे ज़्यादा घूर्णन कौन कर लेता है, अपने अक्ष पे कौन घूम जाता है, वो घूम जाता है शुक्र, ठीक है ना। अपने अक्ष पे ज़्यादा बार घूम जाए तो वो शुक्र घूम जाता है, ठीक है ना। सबसे कम घूर्णन काल किसका, बृहस्पति का। देखिए बृहस्पति का घूर्णन काल कैसा है, बहुत ज़्यादा कम है। क्यों, क्यों बहुत बड़ा ग्रह है और ज़्यादा बड़ा ग्रह होने की वजह से ये अपने अक्ष पे बहुत धीमी गति से घूम पाता है, क्योंकि वजनदार भी बहुत ज़्यादा है, भार भी बहुत होगा बड़ा है तो, ठीक है ना। तो घूर्णन और परिक्रमण मतलब आप समझ रहे होंगे। परिक्रमण का मतलब हो गया पूरा घूमना, सूर्य के चक्कर लगाना, वो परिक्रमण कहलाता है। तो वरुण का परिक्रमण काल बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा समय लगता है इसको पूरा सूर्य की तरफ घूमने में, ठीक है ना। बुध बहुत जल्दी घूम जाता है। लेकिन घूर्णन की बात करें अकेली, सबसे ज़्यादा घूर्णन कौन कर लेता है, शुक्र कर लेता है, ठीक। और सबसे कम घूर्णन कौन करता है, वो करता है बृहस्पति। अब आगे देखें तो देखिए शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, क्यों, ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। तो देखिए शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। हम जानते हैं कि बुध जो है, बुध सबसे पास पाया जाता है सूर्य के, ठीक है। लेकिन फिर भी जब सबसे ज़्यादा जो गर्म होता है वो होता है शुक्र। चमकीला तो चलिए मान लेंगे चमकीला है, लेकिन सबसे गर्म तो बुध को होना चाहिए था, लेकिन बुध क्या है, नहीं है गर्म, सबसे ज़्यादा शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म है। तो क्यों है, क्योंकि इसके वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है। मतलब 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है शुक्र पर। तो ये क्या करता है, ताप को ज़्यादा सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, इस वजह से ये सबसे गर्म कहलाता है, ठीक है ना। शुक्र को पृथ्वी की भगिनी या बहन भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि इसका आकार एवं द्रव्यमान पृथ्वी के बराबर है। बिल्कुल पृथ्वी के जैसा इसका आकार है और द्रव्यमान भी इसका, वहाँ पर जो शुक्र का द्रव्यमान है वो भी पृथ्वी जैसा, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी हम कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए तो भाई कह दोगे आप कि वहाँ पर 2/3 भाग क्या, पानी पानी है, ठीक है ना। इस वजह से ये नीला ग्रह होता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इस ग्रह पर लोहे ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। भाई लोहे के जो ऑक्साइड हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं किस पर, मंगल ग्रह पर, इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये लाल ग्रह है। अब सभी ग्रह तो पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त दिशा में घूमते हैं, ठीक है ना। यानी वामावर्त दिशा में घूमते हैं, यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, ठीक। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं तो वामावर्त दिशा कहलाती है। इसके बाद शुक्र और अरुण को अगर हम छोड़ दें तो शुक्र और अरुण क्या करते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। तो वो हो गए भाई कौन से, शुक्र और अरुण, ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा में ये घूमते हैं, यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। और ये जो पश्चिम से पूर्व में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए सौर मंडल की हम आगे की बात करें तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो देखिए अब ये भी पॉइंट बन जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह कहलाता है डीमोस, जो कि मंगल का उपग्रह है, ठीक है। मंगल कितने उपग्रह थे, 2 उपग्रह थे, पहला था डीमोस, दूसरा था फोबोस, ठीक है। तो डीमोस सबसे छोटा उपग्रह कहलाता है सभी उपग्रहों में। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह है गैनमेड, ठीक है। क्या है सबसे बड़ा ग्रह, गैनमेड है, जो कि किसका है, बृहस्पति का एक उपग्रह है, ठीक। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनमेड, ठीक है। किसका है ये उपग्रह, बृहस्पति का उपग्रह है। इसके बाद एक है टाइटन। टाइटन किसका उपग्रह है, ये बात ध्यान रखिएगा। टाइटन है शनि ग्रह का उपग्रह, ठीक है। टाइटन किसका हो गया, शनि ग्रह का उपग्रह हो गया। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और उसका उपग्रह भी, गैनमेड भी सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक। डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है क्योंकि ये मंगल का है। इसके बाद अब बात करेंगे हम यम की। यम यानी प्लूटो इंग्लिश में कहते हैं, और इसको किस श्रेणी में रखा गया है, इसको बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। पहले ये ग्रह माना जाता था, पहले इसको क्या मानते थे हम, पहले ग्रह मानते थे,
परंतु 2006 में इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। 2006 में इसको हमने बौना ग्रह कह दिया, मतलब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। ये वरुण की कक्षा को काटता था। भाई इसका कारण क्या था, इसको क्यों हटाया ग्रह से? क्योंकि ये वरुण के भी बाद था और ये क्या करता था, जब परिक्रमा करता था सूर्य की तो वरुण की कक्षा में ये प्रवेश कर जाता था। ठीक है, इनकी कक्षा को ये काटता था, तो इस वजह से इसको बौने ग्रह में रख दिया गया है और ग्रह की श्रेणी से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसकी जो कक्षा है वो भी दीर्घवृत्ताकार नहीं थी, मतलब इसकी जो क्या थी, कक्षा थी, जब ये घूर्णन करता था तो ये दीर्घवृत्ताकार मार्ग में नहीं करता था, मतलब इस तरह से ऐसी ये होती है दीर्घवृत्ताकार मार्ग। ठीक है ना, गोलाकार अलग चीज़ होती है, दीर्घवृत्ताकार इस तरह से होता है, तो ऐसे मार्ग में ये परिक्रमा नहीं करता था, तो ये कारण था इसका। ये चांद से भी छोटा था, सबसे बड़ी समस्या थी भाई ये चांद से भी छोटा, इसका आकार भी बहुत छोटा था, तो इसलिए इसको ऊपर हमने ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। अन्य बौने ग्रह में देखें तो देखिए सीरीस भी एक अन्य बौना ग्रह है, सेरोन भी बौना ग्रह है, इरिस यानी जैना ये भी बौना ग्रह है, 2003 यूबी 313 ये भी क्या बौने ग्रह की श्रेणी में रखे गए हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ छोटे मोटे बातें, नाम इनके ध्यान रखना है हमें। ठीक, सीरीज, सेरोन, इरिस और 2003 यूबी 313। हालांकि ये इनसे क्वेश्चन तो नहीं बन सकता बौने ग्रह से, फिर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, अब बात करें हम क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह मतलब अवान्तर ग्रह, इनको अवान्तर ग्रह भी कहते हैं क्षुद्र ग्रहों को। तो अब ये होते क्या है, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में बीच में पाए जाते हैं। तो ये जो मंगल और जो बृहस्पति होता है इनकी कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े और घूम रहे हैं, तो इनको ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, ये ग्रह के ही एक भाग हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये लगभग 40,000 की संख्या में भाई, जो क्षुद्र ग्रह बीच में देखने को मिलते हैं वो लगभग 40,000 की संख्या में। ठीक है ना, अब धूमकेतु की हम बात करें, धूमकेतु पुच्छल तारा जैसे हम कहते हैं, तो ये धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं भाई। इनमें बर्फ, थोड़ा वो धूल के कण, वो जो कोर देखा हुआ हमने कोरा, तो उस तरह की मतलब इनकी परछाई टाइप के जो होते हैं, तो ऐसा ये कोरा टाइप के होते हैं, तो पुच्छल तारे कहलाते हैं। ठीक है ना, ये पिंड होते हैं, ये गैस के पिंड कहलाते हैं, जो एक लंबी किंतु अनियमित कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लंबे तो घूमते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे तरीके से घूमते हैं, लंबी कक्षा में घूमते हैं और सूर्य की परिक्रमा ये भी कर रहे होते हैं। ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं भाई, सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं पुच्छल तारे। ठीक है ना, जब ये सूर्य के पास आते हैं तो क्या होता है, गर्म होकर इनसे गैसों की फुहार निकलती है जो चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। जब ये जैसे सूर्य के करीब आ जाते हैं तो इनकी फुहार होती है गैस की, वो एक तरह से चमक जाती है, ठीक है, जल जाती है, तो उस वजह से मतलब चमकीले से प्रतीत होते हैं पूंछ की तरह। इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देती है। ठीक है ना, ये एक निश्चित समय बाद दिखाई देते हैं। तो जो पुच्छल तारा होता है, धूमकेतु होता है, वो 76 साल में दिखाई देता है एक बार। ठीक है, अभी पिछली बार जब दिखाई दिया था तो 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, और अब 76 साल बाद फिर से दिखाई देगा, लगभग 2062 में। ठीक है ना, तो 76 साल बाद फिर दिखाई देगा। तो 1986 में दिखाई दिया था, अब 76 साल बाद फिर दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं हम, हमारा जो उल्काश्म है या फिर उल्का पिंड जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो उल्का पिंड की बात करते हैं, ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो धूल और गैस के बने होते हैं। ये भी धूल और गैस के बने होते हैं। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और वायुमंडलीय घर्षण से चमकने लगते हैं। इन्हें उल्काश्म या टूटा हुआ तारा भी कहते हैं। तो आपने सुना हुआ टूटा हुआ तारा, तो वो टूटा हुआ तारा नहीं होता है, वो इतना सा होता है कि धूल का कण होता है या गैस का पिंड होता है जो कभी गलती से वायुमंडल में आ जाता है, तो उसमें घर्षण जैसी होता है। वायुमंडल में अलग अलग परतें पाई जाती हैं वायुमंडल में, तो उसमें जैसे ही प्रवेश करता है तो घर्षण कार्य जल जाता है और हम कह देते हैं कि भाई ये क्या है, टूटता हुआ तारा है। ठीक है ना, उल्का पिंड होता है। कुछ पिंड पूरी तरह जलकर राख नहीं हो पाते हैं और ये चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, इन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। कुछ बड़े बड़े उल्का पिंड भी होते हैं जो पृथ्वी से टकरा जाते हैं आकर। ठीक है ना, तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था हमारा, उम्मीद करते हैं आप पसंद आया होगा। और अगर अच्छा लगे टॉपिक तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, क्योंकि सारी तैयारी आपको पर्यावरण की यहाँ पे मिल जाएगी और हम और कोशिश करेंगे और आगे की भी तैयारी हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है ना, बाल विकास भी करेंगे हम, सभी तरह के टॉपिक हम यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लास्ट तक ऐसे ही बने रहें हमेशा और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।